हेलो बच्चों, आपका ये 13th PMT टाइप टेस्ट है और इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, आप बताओ कि उस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स के लिए सबसे पहले जो डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला दिस इज़ MLT-2 एंड अपने को पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू यूनिट इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से देखो फर्स्ट सिस्टम ये दिया गया है, दिस इज़ 20 एंड यूनिट इज़ न्यूटन। तो न्यूटन के लिए हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ मास इज़ kg एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर डिवाइडेड बाई इनटू यूनिट ऑफ टाइम जो भी होना चाहिए दैट इज़ सेकेंड। इसका पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये बराबर होना चाहिए जो नया वाला सिस्टम है। नया वाला सिस्टम में सपोज करो दिस इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ N2 एंड यूनिट देखो कैसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ मास दैट इज़ 10 kg एंड यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज़ 60 मीटर, दिस डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ टाइम दैट इज़ 1 मिनट। तो 1 मिनट मीन्स दिस इज 60 सेकेंड, इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको जो N2 का वैल्यू आएगा दिस इज़ 120। तो आपका जो फाइनली आंसर आ रहा है न्यू सिस्टम में वेट कितना होना चाहिए, 120 इंटू न्यू यूनिट, 120 इंटू जो भी है न्यू यूनिट। ठीक है, ये आपका होना चाहिए वेट इन सेकेंड यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो अपने को पता है कि वॉल्यूम इज़ दिस इज़ पाई इंटू d²/4 दिस इंटू लेंथ। ठीक है, पाई r² इंटू लेंथ यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा v/v का वैल्यू लिखेंगे दिस इज़ 2 टाइम्स डेल्टा d/d प्लस डेल्टा l/l। अब इसमें सब डेटा पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा v/v इंटू 100 ये आपका बराबर होना चाहिए दिस इज़ 2 इंटू डेल्टा d इज़ दिस इज़ 0.01 डिवाइडेड बाई डायमीटर। आपका रेडियस दिया गया 2 सेंटीमीटर, डायमीटर इज़ 4 सेंटीमीटर, प्लस डेल्टा l इज़ 0.1 सेंटीमीटर दैट डिवाइडेड बाई 5 एंड इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आना चाहिए दैट इज़ 2.5%। ठीक है, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन उसमें गिवन नहीं है तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, बोनस कर दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वेलोसिटी दिया गया है इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट x = 1, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो अपने पास फार्मूला होता है a इज़ v dv/dx। इसमें इसको पुट करेंगे, वेलोसिटी इज़ 2x² - x इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज़ 4x - 1 एंड इसमें पुट करेंगे x = 1। तो एक्सेलरेशन एट x = 1 दिस विल बी इक्वल्स टू, इसमें 1 पुट करोगे तो 2 - 1 दैट इज़ 1 एंड इसमें 1 पुट करेंगे 3 तो दैट इज़ 1 इंटू 3 दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बोला जा रहा है कि जब 2 थीटा पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है एंड जब 3 थीटा पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, रेंज सेम आ रहा है और सेम स्पीड से फेंका जा रहा है। दैट मीन्स ये एंगल जो होना चाहिए दैट इज़ 2 थीटा प्लस 3 थीटा, इसको जोड़ दें तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आ रहा है दिस इज़ 180 डिग्री, दिस इज़ 18 डिग्री। ठीक है, 5 थीटा इज़ 90 तो थीटा का वैल्यू इज़ 90/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले केस में बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है दिस इज़ ब्लॉक ए और सेकेंड वन इज़ ब्लॉक बी और ऐसा फोर्स लग रहा है एंड ये फोर्स आपका अप्लाइड है समथिंग कैपिटल F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है
और इस केस में बोला जा रहा है कि जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी पर आपका फोर्स लगाया होगा 20 न्यूटन। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखोगे कि नेट एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, दैट इज़ फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, टोटल मास। एंड टोटल मास क्वेश्चन में गिवन है, टोटल मास इज़ 12, तो F डिवाइडेड बाई 12 ना, ये एक्सेलरेशन हो गया पूरे सिस्टम का, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन हो गया, बी वाले पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो नॉर्मल फोर्स ऑन पॉइंट ऑन मास बी इज़ मास ऑफ द बी इंटू जो भी एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन लिख दिया गया है एंड इसको मास ऑफ द बी से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात समझ में आया कि नहीं। जैसे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस जो भी है एफ फोर्स लग रहा है दैट डिवाइडेड बाई टोटल मास इज़ 12, तो एफ डिवाइडेड बाई 12 ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया। और बी पर कितना फोर्स लगा होगा नॉर्मल, वो बराबर होना चाहिए बी का मास इंटू बी का एक्सेलरेशन, तो बी का एक्सेलरेशन इंटू बी का मास, ये एक हो गया इक्वेशन। और यहाँ पर गिवन है कि जो बी पर फोर्स लग रहा है दैट इज़ 20 न्यूटन, ऐसा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि ऐसा सिस्टम है एक, ये आपका ब्लॉक हो गया, दिस इज़ बी एंड ये हो गया ए, एंड इस पर फोर्स लग रहा है कुछ, दैट इज़ एफ, वहीं सेम फोर्स है। नाउ द ब्लॉक ए पुश ऑन द ब्लॉक बी विथ अ 10 न्यूटन फोर्स, तो बी ने ए पर 10 न्यूटन लगाया, ए ने बी पर 10 न्यूटन लगाया होगा, इनका एक्सेलरेशन जो आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो एक्सेलरेशन उतना ही होगा, ए ही होगा, तो एक्सेलरेशन इज एफ डिवाइडेड बाई दैट इज़ 12 इंटू, इस बार नॉर्मल फोर्स ऑन ए लिख रहे हैं, नॉर्मल फोर्स ऑन ए लिख रहे हैं तो होना चाहिए मास ऑफ ए, और ये बराबर होना चाहिए दिस इज़ 10 न्यूटन, ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपका f बाई 12 कॉमन हो जाना चाहिए, दिस इज f बाई 12, और इधर होना चाहिए मास ऑफ a प्लस मास ऑफ b, और इधर आना चाहिए आपका 30 न्यूटन। तो ये मास ऑफ a प्लस मास ऑफ b, इनको ऐड करेंगे तो 12 आएगा, ये कैंसिल हो गया, f का वैल्यू इज़ 30 न्यूटन, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला जा रहा है कि एक वर्टिकल वॉल है और एक ब्लॉक है, इस पर कुछ एफ फोर्स लगाया जा रहा है और इसे इक्विलिब्रियम पर रखा जा रहा है। तो इस पर बताइए कि जो म्यू का वैल्यू होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए, दैट इज़ द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा जा रहा है, कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी एक्ट करना चाहिए और यहाँ से सरफेस से नॉर्मल फोर्स आना चाहिए, एंड इसको रोकने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन होगा, ठीक है। एंड फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू इज म्यू इंटू नॉर्मल, और जो फोर्स होगा कैपिटल एफ ये बराबर होना चाहिए नॉर्मल के, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करा देंगे mg से ना, फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है ये mg के बराबर हो जाना चाहिए। अगर फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है mg से अगर कम होगा तब तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर जाएगा, तो दिस इज़ म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू इज़ जो भी फोर्स अप्लाइड है दिस इज इक्वल्स टू mg, और जो फोर्स का वैल्यू आना चाहिए दिस इज़ mg डिवाइडेड बाई म्यू, ये आपका आंसर हो गया। इतना फोर्स कम से कम रिक्वायर्ड होगा। आप इक्वलिटी लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a particle starting from rest move in a circle of radius r, it attains a velocity v at the end of kth round। तो assume constant angular acceleration, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हुआ तो आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ये भी कांस्टेंट होगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इनटू जितना भी डिस्टेंस चलना चाहिए, तो kth राउंड में कितना चलेगा, दैट इज़ 2 पाई r इंटू k, इतना डिस्टेंस चलेगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये वाला वैल्यू 0 हो गया। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दिस इज़ v स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए, दिस इज़ 4 पाई इंटू r दैट इंटू k, ये इतना होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फ़ा इंटू r इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
ठीक है। तो जो अल्फ़ा का वैल्यू होना चाहिए, अल्फ़ा इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई आर, तो आपका आंसर हुआ v² डिवाइडेड बाई 4 πr² दैट इनटू के, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें सब फॉर्मूला है, ठीक है, सब फॉर्मूला है, इसको याद रखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ये सही है, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इवन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम, तो ये सही है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स रहे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहे, दोनों रहे, और ये हमेशा वैलिड रहेगा। द टोटल वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव, द टोटल वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस मे बी पॉजिटिव, टोटल वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस मे बी पॉजिटिव, तो इंटरनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सेकेंड वाला बोला जा रहा है कि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है दैट इज़ पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बट इसमें जो भी आपका आंसर होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 जो है वो स्टेटमेंट 2 जो है वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन करता तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव हो सकता है इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम आपका वैलिड है, तो ये गलत है ना। मतलब सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका सेकंड वाला आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देखो तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया गया है, दिस इज R एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व देखो ऐसा है, ऐसा, एंड वी हैव टू ड्रॉ द कर्व फॉर फोर्स एंड R। चलो तो R इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड R इक्वल्स टू 0 पर जो स्लोप है दैट इज 0, तो स्लोप 0 मतलब कि फोर्स 0 ना, बिकॉज फोर्स इज दिस इज माइनस ऑफ du डिवाइडेड बाई dr, ऐसा होता है फोर्स। तो जब आपका स्लोप 0 है तो du बाई dr इज 0, फोर्स इज 0, तो स्लोप इज 0 मतलब फोर्स इज 0। एंड इसके जस्ट पॉजिटिव आर पे, ओरिजिन के जस्ट राइट साइड जो स्लोप है दैट इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब कि फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए। एंड जस्ट लेफ्ट साइड देखो जो स्लोप है दैट इज़ पॉजिटिव मतलब फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में जो स्लोप का वैल्यू है दैट इज़ नेगेटिव, मतलब फोर्स का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। फिर इस वाले पॉइंट पर स्लोप अगेन 0 मतलब फोर्स अगेन 0, तो पूरा पॉजिटिव रहेगा F, एंड उसके बाद फिर अगेन फोर्स का वैल्यू 0। अब इसमें नेचर फोर्स इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ किया है, वो आप इसमें स्लोप से देखोगे कि स्लोप का वैल्यू पहले कम था, फिर स्लोप का वैल्यू मैक्सिमम हुआ, फिर स्लोप का वैल्यू कम हो गया, मैग्नीट्यूड। तो जो फोर्स होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड आपका बढ़ करके घटना चाहिए, ऐसा हो गया। एंड यहाँ पर स्लोप इज़ अगेन 0 मतलब फोर्स इज़ अगेन 0। फिर उसके बाद जो स्लोप है दैट इज़ नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, स्लोप इज़ पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि जो फोर्स होना चाहिए दैट इज़ नेगेटिव, तो नीचे चला जाना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, ऐसा ऑप्शन इज़ फोर्थ ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो पहले ये कैलकुलेट कर लो कि फोर्स कब तक लगा है, ठीक है, मतलब किस टाइम पर फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो दिस इज 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ इंटू टी, इसका वैल्यू 0 से इक्वेट करा दो, तो यहाँ से जो टी का वैल्यू आएगा दिस इज़, ये कितना आना चाहिए, 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵, दैट इज़ 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड, इतने टाइम तक फोर्स लगा है। एंड इसमें आपसे इम्पल्स पूछा जा रहा है ना, एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट, तो एवरेज इम्पल्स इज F डॉट dt, इसका इंटीग्रेशन जो भी जितने टाइम तक फोर्स लगा हुआ है दैट इज़ ये आपका आंसर होने वाला है। तो फोर्स का वैल्यू इज 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t, इसको इंटीग्रेट करना है दिस इज़ dt, एंड आपको इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड तक, ठीक है। यहाँ से जो भी आएगा ये आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है कि आइडेंटिकल बॉल्स है ना,
एक मूव कर रहा है, बॉल 1 इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v, एंड जो बॉल 2 है, another ball of identical mass move coming from the opposite direction, तो ये इधर आ रहा है विथ वेलोसिटी 2 टाइम्स v। तो कोलिजन के बाद देखो क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाना चाहिए। जो 1 वाला है इसके पास वेलोसिटी इधर होगा, दिस इज़ 2v, एंड जो 2 वाला पार्टिकल है इसके पास वेलोसिटी इधर होगा, दैट इज़ v। हम लोग इसको याद रखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, एंड मास जो है, इनका मास अगर इक्वल है, हेड ऑन कोलिजन है, तो वेलोसिटी गेट इंटरचेंज्ड। तो बाद में वेलोसिटी इज -2v एंड v। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलो इसमें 2 सिलेंडर्स हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, वन ऑफ विच इज़ हॉलो एंड अदर इज सॉलिड। तो जो हॉलो स्फेयर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे? मास जो हॉलो स्फेयर है, तो रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर इसका स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए जो सॉलिड स्फेयर है, मास रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से जो हॉलो स्फेयर है एंड जो सॉलिड स्फेयर है, इनके रेडियस का जो रेशियो आने वाला है दैट इज़ 1/√2। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। अब क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोला जा रहा है कि एक रिंग है ना, सर्कुलर रिंग ऑफ मास 3m। तो सपोज करो दिस इज सर्कुलर रिंग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। चलो ऐसा मान लो एक सर्कुलर रिंग है और ये एक्सिस हो गया, इसके अबाउट ये घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ 3m इंटू आर स्क्वायर, रिंग के लिए mr² होता है, इंटू ओमेगा। ये पहले का हो गया एंगुलर मोमेंटम। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मास यहाँ पर अटैच कर दिया गया और एक मास यहाँ पर अटैच कर दिया गया। तो अब जब ये घूमेगा तो इसका सपोज करो कि एंगुलर वेलोसिटी इज समथिंग ओमेगा डैश। तो नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे? एक मास इसमें से था m एंड दूसरा मास इज 2m। तो ये दोनों मास भी जो एक्सिस है उससे r डिस्टेंस पर ही हैं। तो नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए दिस इज 3mr² पहले वाला रिंग का, प्लस mr² प्लस 2 टाइम्स m इंटू r², ऐसा। ठीक है, दिस इंटू ओमेगा डैश। तो इसको देखो कैलकुलेट करोगे तो आना चाहिए 6 टाइम्स mr²। तो ओमेगा डैश का जो वैल्यू आना चाहिए दिस इज ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो हीट करेंगे, मूव करेंगे, कन्वेक्शन। हीटिंग ऑफ एयर एबव अ फर्नेस, तो आप उसको बर्न करते हो, उसको ऊपर जो एयर होता है वो हीट होता है, तो उसमें भी एयर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो मूव करते हैं ना, कन्वेक्शन। हीटिंग ऑफ कार प्लेस्ड इन सनलाइट, तो सन से जो रेडिएशंस आ रहा होगा तो ये रेडिएशन होना चाहिए। एंड सी बीज एंड लैंड ब्रिज, तो इसमें देख लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस प्राइमरली। तो कन्वेक्शन किसमें नहीं हो रहा है ना, तो थर्ड वाला होना चाहिए, बिकॉज उसमें जो मेजरली हो रहा होगा वो रेडिएशन हो रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। देखो 2 आइडेंटिकल इंसुलेटेड कंटेनर हैं और इनको एक कनेक्ट किया गया है वॉल्व के थ्रू। अब आइडेंटिकल है तो इसका वॉल्यूम इज़ v, इसका वॉल्यूम इज़ v, एंड इसे ऐसे कनेक्ट किया गया है। इंसुलेटेड है तो एनर्जी बाहर से एक्सचेंज नहीं होगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो गैस दोनों में फैल जाएगा, बट बाहर से इनको कोई भी हीट नहीं दिया गया होगा। ठीक है, एंड ये वन ऑफ द एग्जांपल है आपका फ्री एक्सपेंशन का। इधर वैक्यूम था और इधर आपका जो भी गैस था, जब ये वॉल्व ओपन करेंगे तो गैस दोनों कंटेनर में होगा। अब इसमें बाहर से इस पूरे को एक ही सिस्टम मान लो, तो बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं सप्लाई किया गया है एंड बाहर से वर्क नहीं परफॉर्म किया गया है, तो इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी रहना चाहिए वो रिमेन अनचेंज्ड होना चाहिए। दैट इज़ पहले जो एनर्जी था दैट इज़ n/cv इंटू टी इनिशियल, ये बराबर होना चाहिए बाद का जो एनर्जी है दैट इज़ n/cv इंटू टी फाइनल। तो जो इसमें टेम्परेचर रहेगा आपका अनचेंज रहेगा, दैट इज़
कांस्टेंट, तो पहले टेम्परेचर जितना था उतना ही टेम्परेचर होगा, दैट इज टेम्परेचर इज 400 केल्विन, टेम्परेचर इज 400 केल्विन। तो इसको थोड़ा सा याद रखो कि फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड दूसरा बात देखो, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, ऐसा, तो टेम्परेचर आपका चेंज किया नहीं, वॉल्यूम बिकम्स 2 टाइम्स, तो जो प्रेशर होना चाहिए ये हाफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले प्रेशर था इसमें 4 ATM, नाउ प्रेशर कितना होना चाहिए 2 ATM, ठीक है। तो देख लो इसे ना, प्रेशर आपका हो गया 2 ATM, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, तो 70 में बोला जा रहा है कि हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया जा रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड विथ विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, जितना हीट सप्लाई किया जा रहा होगा उसका कितना पार्ट यूज हो रहा होगा टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। मतलब आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है डेल्टा यू डिवाइडेड बाई और डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट पी, ठीक है, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। तो डेल्टा यू इज़ एन सी वी डेल्टा टी, ये ऑलवेज यही फॉर्मूला रहता है, दैट डिवाइडेड बाई क्यू, इसके लिए फॉर्मूला चेंज होता रहता है। तो आपका कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर एन सी पी डेल्टा टी, तो बेसिकली दिस इज़ वैल्यू ऑफ सी वी बाई सी पी, दिस इज़ 1 बाई गामा, एंड जो गामा का वैल्यू होगा आपका, ये कौन सा गैस था, दैट इज़ डायटोमिक, तो 7/5, तो 1/7/5 मतलब दिस इज़ 5/7, ये आपका हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, चलो एक पार्टिकल SHM वगैरह कर रहा है और इसको आपको लेकर के जाना है -a/2, यहाँ से लेकर के a/2 तक, ठीक है। तो ये जिसका भी प्रोजेक्शन होगा ये यहाँ से मूव किया होगा और यहाँ तक गया होगा, इतना एंगल चला होगा। अब इसको ज्वाइन कर दो एंड ये है a/2, दैट मीन्स ये होना चाहिए 60 डिग्री, और ये भी a/2 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए, 60 ये हो गया 120, ये भी 60 होना चाहिए। दैट मीन्स जो पार्टिकल है इसको जो पार्टिकल उसको 60 डिग्री चलना पड़ेगा, तो इसको 60 डिग्री जब भी चलेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा। तो इसमें देख लो 60 डिग्री चलने में कितना टाइम लेना चाहिए, t डिवाइडेड बाई 360 दैट इंटू 60, तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है दिस इज t/6, और ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, चलो स्टैंडिंग वेव है, लेंथ इज 20 मीटर, फिक्स्ड एट बोथ एंड, इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 10 सेगमेंट्स, 10 सेगमेंट मतलब कि उसमें 10 लूप बन रहे होंगे, और एक लूप का जो लेंथ होता है दैट इज़ λ/2, तो 10 लूप का लेंथ हो गया 10 टाइम्स λ/2, और ये बराबर होना चाहिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन दैट इज़ 20 मीटर। तो यहाँ से जो वेव लेंथ का वैल्यू आ रहा है दिस इज 4 मीटर, ठीक है। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वेव वेलोसिटी गिवन है, तो वेव वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ, तो वेव वेलोसिटी इज 20 एंड फ्रीक्वेंसी दैट इनटू वेव लेंथ इज 4, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ रहा है दिस इज 5 हर्ट्ज, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, देखो एक स्फेयर है और स्फेयर पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है एंड दैट प्रेशर इज समथिंग कैपिटल P प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम कम होगा। बोला जा रहा है कि इसका कितने अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए ताकि इसका वॉल्यूम चेंज ना हो, तो प्रेशर जो अप्लाई होगा उसका वॉल्यूम कम करना चाहेगा, उसे कंप्रेस करना चाहेगा। जो टेम्परेचर राइज कर रहे हैं टेम्परेचर से थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, और जो डेल्टा V/V का वैल्यू है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, उन्हीं दोनों को इक्वेट कर देना है। अपने पास फार्मूला होता है बल्क मॉडुलस इज जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किए हैं दैट डिवाइडेड बाई दिस इज डेल्टा V/V, चलो माइनस ऑफ डेल्टा V/V होता है, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, चलो ठीक है, डेल्टा V/V ऐसा,
ठीक है, बिकॉज अपने को पता है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा ना, और एक्सपेंशन के करस्पॉन्डिंग भी होना चाहिए। तो एक्सपेंशन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा वी बाई वी का जो वैल्यू होगा दिस इज गामा डेल्टा टी, ऐसा होना चाहिए। अब इसको ला करके इसमें पुट करेंगे और माइनस साइन छोड़ दो, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस इज जो भी प्रेशर है दैट डिवाइडेड बाई गामा टाइम्स डेल्टा टी। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आ रहा है गामा इज प्रेशर डिवाइडेड बाई दिस इज सॉरी आपसे बोला जा रहा है चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए। तो डेल्टा टी इज प्रेशर डिवाइडेड बाई गामा टाइम्स बल्क मॉडुलस, ठीक है। और इसमें देखो जो Q का वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो बीटा का वैल्यू होता था एरिया एक्सपेंशन गिवन है। तो इसको देखो कैलकुलेट करो, हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि गामा डिवाइडेड बाई 3 इज बीटा दैट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन दैट डिवाइडेड बाई 2 दिस इज लीनियर एक्सपेंशन डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से जो गामा का वैल्यू होना चाहिए दिस इज 3/2 टाइम्स बीटा, और इसमें जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन उसको क्यू दिया हुआ है दिस इज 3/2 टाइम्स क्यू, ठीक है। तो इसको ला करके यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। आपका फाइनली जो आंसर आना चाहिए प्रेशर डिवाइडेड बाई गामा के जहाँ पर 3/2 टाइम्स क्यू इंटू बल्क मॉडुलस। तो फाइनली आ रहा है दिस इज 2p डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स क्यू इंटू बल्क मॉडुलस। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। चलो क्वेश्चन नंबर 21। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज 2p वेयर p इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सपोज करो जो हाइट है लिक्विड कॉलम का दैट इज कैपिटल H, तो p प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज p प्लस रो जी एच एंड दिस इज इक्वल्स टू द 2p। तो यहाँ से रो जी एच का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज रो जी एच का वैल्यू इज p, एंड आपसे बोला जा रहा है कि जब वो उसको हाफ फिल्ड हुआ ना लोअर्ड बाई हाफ ऑफ द इनिशियल, तो प्रेशर कितना होना चाहिए बॉटम पे। तो प्रेशर इज समथिंग p डैश दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच बाई 2, एंड रो जी एच बाई 2 का वैल्यू, रो जी एच का वैल्यू इज p, दिस इज p प्लस रो जी एच का वैल्यू इज p डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 3p/2। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। चलो तो इसमें देख लो द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड जुपिटर फ्रॉम द सन आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है कि जो जुपिटर होगा उसका रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ जुपिटर, इसका स्क्वायर जो होता था वो प्रोपोर्शनल होता था r⁻3 के। ठीक, ऐसा होना चाहिए दिस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जुपिटर दिस डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करोगे आप तो ये आना चाहिए दिस इज 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁸ एंड इसका पावर 3/2। तो ये और ये कैंसिल हुआ, 1/4 पावर 1/2 इज़ 1/2 पावर 3 दैट इज़ 1/8। तो जो टाइम पीरियड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ जुपिटर होना चाहिए दिस 8 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ दैट इज़ 8 ईयर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर ना, तो हम लोग जब लीनियर मोशन पढ़ते हैं तो लीनियर मोशन के लिए फॉर्मूला होता है पावर इज F.V डॉट प्रोडक्ट, एंड जब एंगुलर मोशन पढ़ते हैं तो पावर होता है फोर्स के जहाँ पर आएगा आपका टॉर्क डॉट वेलोसिटी के जहाँ पर आएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, देख लो इसमें कितना आंसर होना चाहिए। टॉर्क इज 20, टॉर्क इज 10 एंड एंगुलर वेलोसिटी इज 20, और इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब आपका कॉस भी आएगा, कॉस 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है दिस इज 200। ठीक है, यूनिट देख लो वर्क पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड दैट इज वॉट, जूल पर सेकेंड को वॉट भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24।
Question number 24. With force 100 Newton, one of the charges is increased to 20%, other is reduced by 20%. तो नया फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होना चाहिए? चलो सपोज करो पहले फोर्स F था, दैट इज़ जो चार्ज होगा K, एक पर चार्ज मानो 100 टाइम्स Q1 एंड दूसरा भी चार्ज मानो दैट इज़ 100 Q2, दैट इनटू दैट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बाद में देखो क्या बोला जा रहा है कि इस वाले चार्ज को 20% से डिक्रीज कर दिया गया, तो K इंटू 80 टाइम्स Q1 एंड दिस इंटू इसको 20% से बढ़ा दिया गया तो 120 टाइम्स Q2 दैट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दिस इज F डैश। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लो ना, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो F डिवाइडेड बाई F डैश इज दिस इज, इसको डिवाइड करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, 0 0 ये कैंसिल हुआ, दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 दैट इज़ 96 एंड ये देख लो कितना हो रहा है। F का वैल्यू पहले फोर्स कितना था 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई F डैश, तो जो F डैश का वैल्यू आ रहा है दिस इज 96 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, रेसिस्टेंस का रेशियो बताना है। तो मासेस ऑफ द टू वायर ऑफ एल्यूमिनियम आर इन रेशियो दिस एंड लेंथ का रेशियो गिवन है। तो दोनों वायर एल्यूमिनियम के ही हैं तो रेसिस्टिविटी आपका सेम हो गया ना। एंड इसमें कैसा फॉर्मूला आता है, दिस इज रो लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया एंड एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इज मास। तो एरिया का वैल्यू इज मास डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू डेंसिटी, तो फाइनली आ रहा है ये डेंसिटी इंटू रेसिस्टिविटी लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, दिस इज रेसिस्टेंस। तो रेशियो कैसा होना चाहिए, R1 बाई R2, दिस इज कितना होना चाहिए L1 डिवाइडेड बाई L2 पावर 2 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1। यहाँ से देख लो कितना आंसर आना चाहिए। मास का रेशियो दिया गया 1:2, दैट इज़ ये होना चाहिए 2/1 इंटू लेंथ का रेशियो इज 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर दिस इज 18 डिवाइडेड बाई 25, ये आपका आंसर हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। 26 में जो इनर वाला स्फेयर है इसको अर्थ कर दिया गया एंड ये आपका हो गया आउटर वाला स्फेयर। सपोज करो इनर वाले स्फेयर पे चार्जेस Q, आउटर वाले पे चार्जेस दिस इज प्लस Q। ये इनर आउटर जो सरफेस होगा ये दोनों को ऐड करके वो नेट चार्ज है और इस पर भी ये नेट चार्ज है। ठीक है, इनर वाले का रेडियस इज A एंड आउटर का रेडियस इज 2 टाइम्स A। पोटेंशियल लिख देंगे, ये इसको अर्थ कर दियो तो इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो जो इनर वाला स्फेयर है उसी का पोटेंशियल 0, दैट मीन्स KQ डिवाइडेड बाई A प्लस KQ डिवाइडेड बाई बाहर वाला इनसाइड कितना पोटेंशियल बनाता है वो बाहर वाले का रेडियस लिखते हैं, दिस इज 0। तो आपका जो Q का वैल्यू आ रहा है दिस इज माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 देख लो, ठीक है, इसमें वेरिएशन देख लो कैसा होना चाहिए। पहला वाला जो है वो एक स्फेरिकल सेल के लिए होना चाहिए ना, पहले इनसाइड 0 फिर आउटसाइड जस्ट जंप करेगा एंड फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा। एंड जो सेकंड वाला है एक होना चाहिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर होना चाहिए, ये कंडक्टिंग स्फेयर नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी नॉन कंडक्टिंग है, कोई डाइलेक्ट्रिक टाइप का मटेरियल रहना चाहिए जिसमें जो चार्ज है वो फ्लो ना कर जाए, ताकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम हो सके। एंड जो तीसरा वाला है ये होना चाहिए आपका फील्ड जो कि लगातार डिक्रीज करता हो ना, तो इसमें जो भी होना चाहिए आपका लॉन्ग चार्ज वायर भी हो गया, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर भी हो गया, और सपोज करें यहीं पर अगर पॉइंट चार्ज वगैरह रहता तो वो भी होता। एंड जो फोर्थ वाला है वो इनफाइनाइट शीट होना चाहिए ताकि उससे जो फील्ड रहे वो चेंज ना करे, कांस्टेंट रह जाए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28। चलो, a parallel plate capacitor of value this is to be designed using a dielectric of material, इतना dielectric strength of material is given।
ठीक है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस है 1.77 माइक्रोफेराड, और इसको बनाया गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक भी है ना, ठीक है, डिज़ाइन टू बी डिज़ाइंड यूजिंग अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ मटेरियल दिस थिंग। तो सबसे पहले जो C का वैल्यू होना चाहिए, दिस इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D, ऐसा होना चाहिए। और इसका वैल्यू जो गिवन है दैट इज़ 1.77 माइक्रोफेराड, ऐसा गिवन है। इसमें सब डाटा पुट करो। तो दिस इज K का वैल्यू इज़ 200, दिस इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इज़ 8.85 इंटू 10 to the power -12 एरिया डिवाइडेड बाई D, दिस इज 1.77 इंटू 10 to the power -6, ठीक है। तो इसमें देखो कितना आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए 17. 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 into 5 दैट इज़ 0 एंड 2 into 8, 2 into 8 इज 16 plus 1 17 एंड 1, 2 into 8 दैट इज 16 plus 1 दैट इज 17, ठीक है। एंड 2 प्लेस पर डेसिमल होना चाहिए, दैट इंटू 10 to the power -10 A डिवाइडेड बाई D, एंड ये होना चाहिए 1.77 इंटू 10 to the power -6। चलो तो इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर 10 बचना चाहिए और यहाँ से बचना चाहिए 10 power -9, 10 power -6, तो बचेगा 10 power -3, उधर लेकर के जाओ। तो A डिवाइडेड बाई D का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज़ 10 power 3, ऐसा। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है इसमें, एक तो देख लो कि रेशियो जो होना चाहिए आपका A डिवाइडेड बाई D का जो वैल्यू होना चाहिए वो 10 power 3 होना चाहिए। एंड और क्या बात होना चाहिए कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज कि मैक्सिमम कितना फील्ड अप्लाई करें डाइलेक्ट्रिक में कि उसका ब्रेक डाउन ना हो, ठीक है, या फिर मिनिमम कितना अप्लाई करें ताकि ब्रेक डाउन हो जाए ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज करो आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है अप्लाई किया, कुछ आपने जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज D, तो जो भी यहाँ पर फील्ड बनना चाहिए, फील्ड का वैल्यू इज जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया होगा दैट डिवाइडेड बाई D। आप D को कम रखोगे, मिनिमम रखोगे, तो जो इसका स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। और अपने को पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, दैट इज़ 3 into 10 power 6, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब D का एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, उससे D अगर कम किए, बिकॉज आपने जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसको तो कांस्टेंट कर दिया ना, दैट इज़ 20 वोल्ट। अब इसी में एक डाइलेक्ट्रिक रख रहे हो, तो अगर इस डाइलेक्ट्रिक में E से जितना भी उसका स्ट्रेंथ था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अगर उससे ज़्यादा अगर फील्ड हो गया तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से मिनिमम D कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम कितना D हो सकता है, ठीक है। यहाँ से मिनिमम D कैलकुलेट करेंगे, देखो ये कितना होना चाहिए, E का वैल्यू मैक्सिमम इज 3 into 10 to the power 6, दिस इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई D मिनिमम। तो जो D मिनिमम का वैल्यू आ रहा है दिस इज, इसको उधर लेकर के जाओ तो 10 डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइडेड बाई 10 power 6, ये ऊपर चला जाना चाहिए, दिस इज 2/3, मतलब 0.667 इंटू 10 to the power -5, ऐसा। तो ये आ रहा है D का मिनिमम वैल्यू, मतलब D का वैल्यू इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। एंड और एक और क्या एक बात बना कि A डिवाइडेड बाई D का वैल्यू जो होना चाहिए वो 10 power 3 होना चाहिए और D का वैल्यू इससे कम नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शंस देखो, A डिवाइडेड बाई जो D का वैल्यू 10 power 3, ऐसा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट एंड सेकंड में है। फर्स्ट में क्या दिक्कत हो रहा है कि फर्स्ट में आपका जो वैल्यू है दैट इज़ 10 power -6 D का, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा उसमें D का वैल्यू इज 10 power -6, तो 10 power -6 को आप लिख सकते हो 0.1 इंटू 10 to the power -5, ऐसा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है D का, इस मिनिमम वैल्यू से कम हो गया, इससे कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर इस वैल्यू से अगर कम हो गया अगर वैल्यू, तो D का वैल्यू कम होगा, E का वैल्यू जो स्ट्रेंथ था उससे ज़्यादा हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन होगा ना।
तो इस तरीके से इसको देख लो कि डी का कम से कम इतना वैल्यू होना चाहिए। आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज डी का वैल्यू इज 10 पावर -5। 10 पावर -5 मतलब कि 1 × 10 पावर -5, तो 1 इससे ज़्यादा हो गया, मतलब डी का वैल्यू जो भी होना चाहिए मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम से ज़्यादा आ रहा है, तो आपका सेकेंड वाला आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। चलो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। एंड अपने को पता है करंट इज आई, तो I² R1 का जो वैल्यू है दिस इज P। R1 रेसिस्टेंस में पावर गिवन है दैट इज P, एंड टोटल पावर पूछा जा रहा है, तो R2 R3 R1 इसका इक्विवेलेंट R कैलकुलेट करो, तो R2 इज 4R1 दैट इंटू R3 इज 12R1 this divided by R2 plus R3, 4R1 plus 12R1 plus R1, this is R equivalent। आप इसे सॉल्व करोगे तो आना चाहिए 16, 4 डिवाइडेड बाई 16 दैट इज 1/4, दिस इज 3R1 plus R1 दैट इज 4R1, एंड जो पावर टोटल होना चाहिए, टोटल पावर इज I² इंटू R इक्वेलेंट 4R1, तो ये हो जाना चाहिए 4 टाइम्स P, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, चलो तो इतना ये सब गिवन है ना, और व्हाट इज लाइकली टू हैपेंस एज द सप्लाई स्विच्ड ऑन कनेक्टेड इन सीरीज टू 600 वोल्ट सप्लाई। तो सीरीज में कनेक्शन किया जा रहा है, तो इसको थोड़ा पेशेंस रखना होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सपोज करो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। अब सब में करंट सेम होगा, तो जो वोल्टेज का रेशियो आएगा, वोल्टेज का रेशियो जो होना चाहिए वो रेसिस्टेंस के रेशियो जैसा ही होना चाहिए। तो इसको देखो कैसे लिखोगे, जो V1 रेशियो V2 रेशियो V3। अच्छा, टोटल वोल्टेज जो सप्लाइड है दैट इज 600 वोल्ट, ये टोटल वोल्टेज है, और यही वोल्टेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो V1 V2 V3 इसका जो रेशियो होना चाहिए आपका R1:2 R2:2 R3। अब ये रेशियो होना चाहिए V² डिवाइडेड बाई P1, V² डिवाइडेड बाई P2, V² डिवाइडेड बाई P3। अच्छा, इसको डायरेक्टली लिख दिए बिकॉज V सब में सेम ही था ना, तो यहाँ से जो आना चाहिए जैसे V² कैंसिल हुआ, मतलब 1 डिवाइडेड बाई, अब देखो कितना ही है, दिस इज 40, 1 डिवाइडेड बाई 50, 1 डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 5:4:2। ऐसा ये रेशियो आ रहा है आपका वोल्टेज का, मतलब अगर V1 लिखना चाहो तो V1 देखो कैसे लिखोगे, 600 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनका रेशियो ये होना चाहिए, तो V1 इज 600 दैट इंटू, बताओ कितना लिखना चाहिए, 5 रेशियो रहना चाहिए V1 के लिए, दैट इज 5, दिस डिवाइडेड बाई, इन सबको जोड़ दो, 5 + 4 + 2, तो दिस इज 600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11, ऐसा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, 200 यहाँ पर छोड़ो कंपेयर करने के लिए, 200 इंटू 3 उधर भेज दो, दिस इज 15 डिवाइडेड बाई 11, और 15/11 इज ग्रेटर देन 1, समझ में आ रहा है कि नहीं, 15/11 इज ग्रेटर देन 1, और ये 200 को 1 से ज़्यादा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो V1 वोल्टेज आया वो 200 से ज़्यादा आया, 200 से ज़्यादा आया मतलब ये क्या करेगा, ये बर्न कर जाएगा, फ्यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट करो V2 सेकेंड वाला पोटेंशियल कितना मिला होगा, तो V2 इज 600 दैट इंटू V2 के लिए कितना है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 11, 5 + 4 + 2, इसमें लिखो 200 दैट इंटू 3 उधर भेज दो, 12 डिवाइडेड बाई 11, ये भी 1 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 200, ठीक है। तो ये भी फ्यूज कर जाएगा, मतलब 40 वाट वाला फ्यूज कर गया एंड 50 वाट वाला फ्यूज कर गया। नाउ 100 इसका देखो कितना पोटेंशियल होगा V3, तो V3 600
दैट इंटू 2/11 आप उधर उसको भेजो तो दिस इज़ 200 इंटू 3 भेजोगे 6/11 दिस इज लेस देन 200 200 वोल्ट से कम रहेगा, मतलब ये बच जाएगा, ये फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, ये फ्यूज नहीं होगा, ये दोनों फ्यूज हो जाएगा। अब आप सोच करके बताओ कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया पहले, साथ में फ्यूज हुआ, कैसे फ्यूज हुआ? अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो इधर से करंट का सप्लाई बंद हो जाना चाहिए, फिर करंट का सप्लाई ही नहीं होगा। और ठीक है, क्वेश्चन जो भी फ्रेम किया गया है यही चीज़ चेक करना था कि इसको जो पोटेंशियल मिलेगा वो 200 से ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। ठीक है, अगर एक फ्यूज़ कर जाता है तो फिर करंट सीरीज़ में पास नहीं करेगा ना, नेक्स्ट वाले के पास करंट ही नहीं जाएगा। चलो ठीक है, ये आंसर हो गया 40 एंड 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। तो जो हम लोग फोर्स लिखते हैं, फोर्स इज दिस इज Q V क्रॉस B। तो जो फोर्स होना चाहिए आपका ये दिस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि F डॉट V का जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज 0 एंड F डॉट B का जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज आल्सो 0। ठीक है, यहीं से सॉल्व करेंगे ना। F को एक बार V से डॉट करो, F को एक बार B से डॉट करो एंड डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो जो फोर्स होगा ना, फोर्स प्रोपोर्शनल आता है आपका करंट I1 I2 एंड इनके बीच में जो भी सेपरेशन है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब दो वायर्स को रखते हैं पैरेलल में, चाहे एक ही डायरेक्शन में करंट जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाए, ये जो फैक्टर आता है ये ऐसा ही आता है। चलो, तो इसमें क्या बात बोला जा रहा है कि एक नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। तो एक को 3 टाइम्स कर दिया गया एंड दूसरे को कुछ नहीं किया जा रहा है। दिस डिवाइडेड बाई डिक्रीज टू द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स, तो 4R कर दिया गया ऐसा। तो जो फोर्स होना चाहिए दैट इज 3/4 टाइम्स F। ठीक है, करंट बिकम्स 3 टाइम्स, डिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, 3/4 टाइम्स F। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। आपको इसमें बहुत कैलकुलेशन नहीं करना है 33 में, आप बस ये चीज़ एनालाइज करो। जब तक ये जो लूप है ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ये वाला ब्रांच आउटसाइड, ये वाला ब्रांच इनसाइड है, तो इसमें बैटरी डेवलप होगा, इसमें नहीं डेवलप होगा, इसमें भी नहीं डेवलप होगा, इसमें भी नहीं डेवलप होगा, मतलब कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, जब ये लूप कम्प्लीटली इनसाइड होगा तब ये मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा एंड उस टाइम पे 0 होना चाहिए। फिर बाद में क्या होना चाहिए, जब ये लूप बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा तब इसमें देखो फिर से डेवलप होगा। अच्छा, सेंस क्या होना चाहिए, अगर इधर वेलोसिटी है तो V क्रॉस B ऐसा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस सेंस में होना चाहिए जो करंट का फ्लो। अब जब ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें देखो कैसा होना चाहिए, ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो इस वाले में, इसमें और इसमें 0 होगा, इसमें डेवलप होगा ऐसा ना, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऐसा होगा। तो जो सेंस होना चाहिए EMF का ऐसा होना चाहिए, मतलब सेंस चेंज होगा ना, कांस्टेंट 0 देन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फिर 0 देन कांस्टेंट, ऐसा होना चाहिए ग्राफ। चलो, कैसा ग्राफ होना चाहिए, पहले कांस्टेंट होना चाहिए बिकॉज बस इसमें डेवलप होगा, फिर उसके बाद 0 हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर से कांस्टेंट होना चाहिए। वो अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, मैग्नीट्यूड इज VBL, सब डाटा पुट करेंगे वहाँ से मिलेगा। याद रखो कि जब इनसाइड जब ये लूप मूव कर रहा होगा ना, तो बस पूरे लूप को इनसाइड मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स होगा वो चेंज नहीं करेगा, मतलब EMF डेवलप नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में देखो कैसे बोला जाता है कि जो भी बार मैग्नेट है इसका जो भी लेंथ होना चाहिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस इज पोल स्ट्रेन इनटू लेंथ। अब इसी को बोला जा रहा है कि 1/4 सर्कुलर आर्क में इसको चेंज किया गया ऐसा। तो सपोज करो रेडियस इज R,
तो कैसे लिखेंगे इसे, दिस इज पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ये लेंथ होना चाहिए, तो रेडियस इज 2l डिवाइडेड बाई पाई, एंड जो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए दिस इज पोल स्ट्रेंथ इंटू ये डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस लिखते हैं, दैट इज √2 टाइम्स आर, तो दिस इज m इंटू √2 टाइम्स आर का वैल्यू इज 2l डिवाइडेड बाई पाई, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 बाई पाई दैट इंटू m इंटू एल, दिस इज पहले जितना था मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। चलो, तो ये सर्किट है, एंड अपने को पता है कि t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे अगर DC सप्लाई है तो आपका जो चार्जिंग होता है कैपेसिटर का वो फुल्ली हो जाता है, फुल चार्ज हो जाता है, एंड उसमें से करंट नहीं फ्लो करता है, फिर वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। दिस इज़ 5 वोल्ट 1 ओम, दिस इज 6 ओम एंड दिस इज़ 3 ओम। तो इधर से करंट फ्लो करना चाहिए और ये सारा करंट इधर चला जाएगा एंड ये करंट वापस चला जाएगा, इसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा, इसमें चार्ज वगैरह जो भी होना चाहिए। तो इस पर अगर Q चार्ज है तो इस पर भी Q ही चार्ज होगा ना, बिकॉज जो चार्ज इधर से फ्लो किया होगा वहीं चार्ज आगे गया होगा। कैपेसिटेंस इज़ 2 माइक्रोफैराड एंड दिस इज़ 4 माइक्रोफैराड, ऐसा। अब इसमें ये पोटेंशियल जितना होना चाहिए, दिस पोटेंशियल, ये 3 + 6 को 6 + 3 इसको इतना पोटेंशियल मिलना चाहिए। पहले इसमें करंट कितना होगा, दैट इज़ 5 EMF डिवाइडेड बाई जो भी लूप में पूरा रेसिस्टेंस है, 6 + 3 + 1 10। ठीक है, ये करंट हो गया, एंड 6 + 3 9 को कितना पोटेंशियल मिलेगा, दिस इज़ 6 + 3 9 इंटू आई, V इक्वल्स टू I इंटू R लिख रहे हैं, तो दिस इज़ 5 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज़ 4.5 वोल्ट। तो ये इतना पोटेंशियल मिल रहा है। अब यही पोटेंशियल जो है इसको कुछ मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, और अपने को पता है कि जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों में वो इनके कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें अगर सपोज करो अगर पोटेंशियल अगर V1 है तो आपका जो V1 का वैल्यू होना चाहिए, दिस इज़ 4.5 इंटू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें अगर पोटेंशियल लिखना है तो इसके लिए सी आना चाहिए, दिस इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4, ऐसा। इसको सॉल्व करो, दिस इज़ 4 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज़ 2/3, तो 2/3 इज़ 9/3 दैट इज़ 3 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो कम है, मतलब इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसके पास 3 वोल्ट, इसके पास 1.5 वोल्ट ना, और जो रेशियो होना चाहिए दैट इज़ 2:1, बिकॉज 1:2 आपका C का रेशियो है। चलो ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में जो प्रोपोगेशन होना चाहिए वो बोला जा रहा है कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसमें देखो कैसा होना चाहिए, सपोज करो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, तो अगर नेगेटिव जेड में होना है तो जो फैक्टर आना चाहिए साइन के अंदर, जो फैक्टर आना चाहिए वो ω_t प्लस समथिंग z इंटू टी, ऐसा कुछ आना चाहिए ना। अगर माइनस साइन आता तब तो प्रोपोगेशन पॉजिटिव जेड में होता, और नेगेटिव जेड में जाना है इसलिए ऐसा कुछ साइन आना चाहिए ना, प्लस वाला होना चाहिए। तो ये हो गया, यहाँ से देख लो B सेकेंड और थर्ड आ रहा है, फिर वहाँ से देखो कि जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन है वो आपका नेगेटिव जेड में होना है, और हमेशा E×B जो होता है ये आपका देता है प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। ठीक है, तो जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये J डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है ये I डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें जो E×B आ रहा है इनटू द प्लेन आ रहा है, और जेड बाहर की तरफ है, इनटू द प्लेन आ रहा है, यानी कि नेगेटिव जेड आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर आपका सही है और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाले में देखोगे तो E किधर है, X डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और J डायरेक्शन में इधर है। तो ऐसा रहता तो E×B ये बाहर की तरफ आता, मतलब प्लस जेड में प्रोपोगेशन होना चाहिए। हाँ, इसमें देखो -z में आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है, तो आपका सेकंड वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37।
37 में देखो जो फर्स्ट वाला है, कॉनकेव एंड फोकल लेंथ इज 12 और इसको रखा गया है 18 पे, मतलब F एंड C के बीच में रखा गया है ना, 12 एंड 24 के बीच में रखा गया है। तो कैसा बनना चाहिए? इन्वर्टेड बनना चाहिए और मैग्नीफाइड बनना चाहिए एंड रियल बनना चाहिए। एंड सेकेंड वाले में जो रखा गया है वो है 12 सेंटीमीटर, मतलब कि फोकल लेंथ इज़ 18, मतलब फोकल वाला जो पॉइंट होता है एंड पोल के बीच में रखा गया है। तो उधर बनता था, बिहाइंड द मिरर बनता था, और बनना चाहिए मैग्नीफाइड, इरेक्ट, इनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड, एंड इरेक्ट बनना चाहिए एंड वर्चुअल बनना चाहिए। एंड कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के अगर फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखे हैं तो हमेशा इरेक्ट बनेगा एंड वर्चुअल बनेगा एंड डिमिनिश्ड बनेगा। तो आप देख लो 37 का फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 38, स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन दिया गया है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया है। तो म्यू का वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला होता है, दिस इज साइन मिनिमम डेविएशन प्लस ए और डिवाइडेड बाई 2, दिस डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज साइन, मिनिमम डेविएशन इज 30, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, दिस डिवाइडेड बाई 2, दिस डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, ए का वैल्यू इज 60, दैट डिवाइडेड बाई 2। चलो तो यहाँ से आ रहा है 90 डिवाइडेड बाई 2 45, 1 बाई रूट 2 इंटू दिस इज़ 1 बाई, तो ये ऊपर चला जाना चाहिए, दिस इज़ 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है ये रूट 2, म्यू का वैल्यू इज़ रूट 2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज c डिवाइडेड बाई रूट 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, और दिस वाज 38, दिस वाज 38, 39 में देखो, अगर मीडियम, जो मीडियम है जिसमें लेंस रखा जा रहा है, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो गया तो जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है ना, कि अगर कॉनकेव अगर शेप का अगर लेंस है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है, मतलब अगर कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव टाइप का अगर शेप है तो वो बिहेव करेगा फिर कन्वर्जिंग की तरह, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। और अगर कॉन्वेक्स ज्योमेट्री का अगर लेंस है तो बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह, मतलब डाइवर्जिंग की तरह। कंडीशन क्या होता है कि जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, क्या लिखा गया, थिन फिल्म सच एज सो बबल और अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन वाटर सो ब्यूटीफुल कलर व्हेन द इल्यूमिनेटेड बाय द वाइट लाइट। तो इसमें हम लोग बात किए थे कि कुछ लाइट रेज होते हैं जो पहले वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ लाइट रेज होते हैं जो सेकंड वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके बाद वापस जा करके रिफ्लेक्ट करके आएंगे। बाद में उनका इंटरफेरेंस होता है और उसके वजह से कलरफुल दिखाई देता है। इट हैपन्स ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म। और सेकेंड वाला जो रीज़न है दैट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। डिस्पर्जन नहीं होता, वहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, so hc divided by lambda, this is hc divided by lambda naught threshold frequency plus e into x stopping potential। फिर इसको जो इंसिडेंट रेडिएशन उसको 3 लैम्डा कर दिया गया, तो hc डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा, दैट इज hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, ये वर्क फंक्शन लिख रहा है ना, प्लस e टाइम्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स x बाई 4। ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है ना। तो आप क्या करो कि सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करो एंड घटा दो फर्स्ट वाला इक्वेशन, यहाँ सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल ऑफ Be प्लस 3 आयन। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी में आता है आपका -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ऐसा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, दिस इज
27.2 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसमें जेड का वैल्यू देखो कितना लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो लिखते हैं ना, दैट इज़ 4। तो ये आपको होना चाहिए -27.2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एन का वैल्यू गिवन रहना चाहिए था, एन का वैल्यू अगर नहीं गिवन होगा तो आप कैसे बताओगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा ऑप्शंस में दिए रहते हैं कि पॉसिबल आंसर कौन सा है। जैसे आप अगर फर्स्ट वाला देखोगे तो n इक्वस टू 4 पर पहला वाला ऑप्शन बैठेगा, ठीक है। सेकेंड वाले ऑप्शन के लिए कोई भी n का वैल्यू नहीं मिलेगा, कुछ भी वैल्यू पुट करो कभी भी सेकेंड वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें n इक्वस टू 8 पर सेटिस्फाई होगा। n इक्वस टू 8 पुट करो तो यहाँ पर आना चाहिए 1/4। 1/4 अगर रखोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे, दिस इज 8 स्क्वायर, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 1/2, 1/2 का स्क्वायर इज़ 1/4, 4 से इसको डिवाइड करो तो ये आना चाहिए -6.8 ना। तो थर्ड वाला भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। एंड अगेन जो फोर्थ वाला ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, फोर्थ वाला कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट एंड जो थर्ड है वो पॉसिबल आंसर्स हैं, बट इस क्वेश्चन में गिवन रहना चाहिए ना, इसको बोनस कर दिया जाएगा, सबको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बट ये सब ध्यान में रखना क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो ऑप्शन इस तरीके से सेट किए रहते हैं कि जो पॉसिबल आंसर होगा उसी को टिक करोगे और बाकी आंसर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे इसी में 3 वाले ऑप्शन में अगर कुछ और मान लो रहता और जिसके लिए n का वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें दिस प्लस जेड ए और यहाँ से आपका बन रहा है दिस इज़ वाई टाइम्स a + 3 z + 2 प्लस समथिंग के, ठीक है। तो इसको मान लो दिस इज़ a एंड b। तो इसमें चार्ज बैलेंस करो, 2 + z = 2 + z + a। तो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, दैट मीन्स a = 0। मास नंबर बैलेंस करेंगे तो 4 + a बराबर होना चाहिए a + 3 + b। a से कैंसिल हुआ, b का वैल्यू इज़ 1, यानी कि जो लास्ट वाला आपका जो एलिमेंट है दैट इज़ 0 एंड 1। तो ऐसा होता है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। तो जो टारगेट मटेरियल रहता है, इलेक्ट्रॉन को आप जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन दे करके उसको भेजोगे, जा करके स्ट्राइक करेगा, फिर वो डी एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन और एनर्जी रेडिएट करेगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, उसी को हम लोग बोलते थे एक्सरे। तो उसी में बोला जा रहा है कि जो उसका मिनिमम वेवलेंथ होगा, एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ कब होगा, जब रेडिएशन जो एनर्जी है वो मैक्सिमम रहे। और मैक्सिमम एनर्जी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी उसी को दे दो, ठीक है। तो E × V जो होना चाहिए दिस इज़ hc डिवाइडेड बाई लैम्डा मिनिमम। तो यहाँ से बोल सकते हो कि जो लैम्डा मिनिमम है दिस इज hc डिवाइडेड बाई E × V। तो लैम्डा मिनिमम इज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। फोर्थ वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। चलो, तो इसमें देखो ऐसा सर्किट दिया गया है, इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। ये जो ऐसे सर्किल बना है इसका मतलब होता है नॉट। तो दिस इज a b, तो यहाँ से a चला b चला, तो a0 b0, फिर उसके बाद और गेट है तो a0 और b0, तो प्लस हुआ, फिर उसके बाद उसका नॉट है बाहर ऐसा। तो इस बार को जब ओपन करते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो a बार इसका बार डॉट b बार इसका बार, और ये फाइनली आ रहा है दिस इज a × b, a बार फिर उसका बार दैट इज़ a, b बार एंड उसका बार दैट इज़ b। तो इसमें आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
चलो तो इतना हो गया, और इसमें जो भी डाउट वगैरह रहेगा उसको पूछ सकते हो। अच्छा, लास्ट जो इसके पहले वाला टेस्ट पेपर था, दैट इज़ टेस्ट नंबर 12, उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर शायद 19 था, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी गिवन था एट 27 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ माइनस ऑफ 0.007 ना, एंड बोला गया था कि आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताओ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताओ एट, दिस इज कितना टेम्परेचर गिवन था, 77 डिग्री सेल्सियस। इस पर पूछा गया था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना होना चाहिए, तो उसको सॉल्व कर दिए थे, उसको गलत डिस्कशन हो गया था, उसको ससेप्टिबिलिटी उसका रेशियो जो टेम्परेचर T2/T1 करके सॉल्व किए थे, वो जो प्रोसेस था वो प्रोसेस वैलिड होगा आपका जब मटेरियल पैरामैग्नेटिक रहे, ठीक है, उसके लिए ना, बिकॉज जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहता है उसके लिए बोला जाता है कि दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये पैरामैग्नेटिक के लिए होता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर के एबव जो होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं क्यूरियस टेम्परेचर, तो वो सर्टेन टेम्परेचर से अगर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो ससेप्टिबिलिटी रहता है वो आपका डिक्रीज़ करता है। बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है दैट बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, तो ये पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के लिए ऐसा रिलेशन ये सब होता है। ये तो आपका रहेगा पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है। और जो डायामैग्नेटिक होता है सबस्टेंस, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, आप टेम्परेचर उसका चेंज करोगे तो ससेप्टिबिलिटी चेंज नहीं करेगा। और जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो नेगेटिव होता है डायामैग्नेटिक के लिए। तो यहाँ पर ये जो डाटा गिवन है, ये देखो इसमें एक नेगेटिव साइन है ना, ये जो डाटा है इसमें एक नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स दिस इज़ फॉर डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक है, तो डायामैग्नेटिक है तो आप टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो जो ससेप्टिबिलिटी है वो चेंज नहीं होगा, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दिस इज माइनस ऑफ 0.007, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो उसमें ये गलत डिस्कशन हो गया था, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, सभी लोग अपने मार्क्स ऐड कर लेना, और इसको थोड़ा सा याद रखेंगे बिकॉज ये जो साइन वगैरह है इसका भी अपना इंपॉर्टेंस होता है। और जब बहुत कम वैल्यू रहता है, पॉजिटिव वैल्यू रहता है, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक, एंड ठीक ठाक वैल्यू रहता है, ज़्यादा वैल्यू रहता है, पॉजिटिव रहता है तो फेरोमैग्नेटिक, एंड स्मॉल वैल्यू रहे, नेगेटिव वैल्यू रहे ना, दैट इज़ डायामैग्नेटिक। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। एंड बाकी और कोई डाउट होगा तो उसके लिए पूछते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।